ब्रेक पर जाने से पहले सानह 9 मई के हवाले से हमने बात की थी और इसी पर सवाल अपने पैनल के सामने हम रखेंगे कि 9 मई मुकदमात में मजीद सजाएं। क्या सानह 9 मई अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि आप इसको एक खास मुद्दत के दौरान इन तमाम मुकदमात को ख़त्म करें, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि फैसले हो रहे हैं। और सरगोदा का फैसला हुआ, फैसलाबाद का फैसला हुआ, लाहौर के फैसले हुए। और ये जो फैसले हो रहे हैं इसमें लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, लोग बरी भी हो रहे हैं। ऐसा वाकया जो हुआ पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये हैरानगी भी हो रही है कि इतनी ज़्यादा लोगों को सजाएं क्यों दी जा रही हैं। तो इतने बड़े वाकये में यही होना था। ये लगा बात है कि अब हमारे सेनेट में अपोजिशन लीडर भी फारिग और हमारी कौमी असम्बली के लीडर उमर अयूब भी फारिग, पंजाब असम्बली के लीडर मलक अहमद बच्चा भी फारिग। तो इनके पास मौका है कि ये अपील में जाएं और साबित करें कि जो प्रोसिक्यूशन ने इन पर मुकदमात बनाए हैं वो जो गलत हैं, और जो गवाहियाँ दी गई हैं, जो सबूत दिए गए हैं, वो मुनासिब नहीं है। मुमकिन है इनको अपना रिलीफ मिल जाए। कुछ लोगों को सजाएं कम भी हुई हैं और उस पर भी हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। जी जी लेकिन उस पर जवाब ये पेश किया जा रहा है कि वो उस तरह शामिल नहीं थे। जी अब बिल्कुल। अगला सवाल है कि क्या कोई आईनी बुरहान पैदा होने वाला है? इसके बाद मैं नहीं मानता कोई आईनी बुरहान पैदा होगा। अलबत्ता एक चीज है कि उमर अयूब को बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने जुम्मे को मुलाकात के लिए, उन्होंने खत लिखा था। अब देखना ये है कि उमर अयूब जो वांटेड हैं, क्या एक वांटेड आदमी जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर सकता है या नहीं कर सकता? ये एक मेरे लिए नई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जुम्मे वाले दिन। देखते हैं क्या होता है। सही है, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। 9 मई के मुकदमात पर अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, दिया गया है, इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, एक अंग्रेजी की टर्म है मेथड इन द मैडनेस। तो मुझे नहीं मालूम कि मेथड ज़्यादा मजबूत है या मैडनेस ज़्यादा मजबूत है। मैं असल में ये टर्म मेरे दिमाग में आई है जब इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया कि सेनेट का भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जेल में चला गया या उसको सजा हो गई, जी, सजा और हो। हाउस में भी, नेशनल असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी। तो ये थोड़ा सा ज़रा उस वजह से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। ये मैंने लिखा उस वक्त, मेथड इन द मैडनेस, आई डोंट नो व्हाट इज इट। लेकिन क्या ये बादी नज़र में तो लगता है कि मामलात जैसे कि अपने उस रास्ते पे, उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। गो उस पे भी सवालात हैं कि हमारे यहाँ कितना फ्री है, प्रोसिक्यूशन कैसी है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होने के बावजूद जिसका हम हर वक्त रोना रोते हैं, सजाएं हो जाती हैं। ये सब कुछ अपने तौर पे एक हमारे इंसाफ के निज़ाम पे सवालिया निशान ज़रूर छोड़ता है। जब आप मंतकी अंजाम की बात करते हैं ना, मंतकी अंजाम, क्योंकि मुझे पता है कि आपका मकसद सियासी होता है, लेकिन चंबा मुझे ये होता है कि, और खौफ भी आता है कि हम कौन होते हैं मंतकी अंजाम का फैसला करने वाले। हमें तो किसी भी किस्म का मंतकी अंजाम का नहीं पता, अपना नहीं पता, किसी अच्छा। और काम क्या बताएंगे। प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, मुश्किल वक्त है पीटीआई के लिए, उनको गुजारना पड़ेगा वक्त, चाहे वो जेल में गुजारें या। और दूसरी बात, ये मंतकी अंजाम क्या हो सकता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इमरान खान को सजा, यही मंतकी अंजाम सियासी तौर पर अगर हम इसका मतलब निकालें, तो वो तो ऑलरेडी जेल में है। 10 साल की सजा होगी उसको या 14 हो जाएगी, तो 2 साल 3 साल, 2 साल गुजार चुका। अब मेरा हाल है 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद जी। फिर 12 रह जाएंगे करने वाले, या 14 और हो जाएंगे, या 7 हो जाएंगे, या 8 दे देंगे। लेकिन कौन कब तक है? यानी इसी इसी मुल्क में, सियासी निज़ाम में नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं गुजरी, या जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब पे क्या क्या चीज़ें नहीं गुजरी। आज एक सदर हैं, एक वजीर आजम के भाई हैं, और मेन स्टे हैं इस पाकिस्तानी पॉलिटिकल निज़ाम के। बिल्कुल तो बड़ा मुश्किल होता है मंतक मंतक और मंतकी अंजाम, मंतक और अंजाम, सही है। इन दोनों को आपस में मिला के एक मंतकी अंजाम बनाना। मेरा ख्याल है उससे हमें भी जरा दरगुजर करना चाहिए, हाथ हौला रखना चाहिए, और ये देखें कि ये जो वक्त मिला है अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का, वो जो स्पेस क्रिएट हुई है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का, उसको हम अपने अंदर, मुल्क के अंदर अपनी बेहतरी के लिए, एक लोगों के अंदर एक ठहराव रखने के लिए, सियासी निज़ाम में ठहराव पैदा करने के लिए, मईशत को एक मौका देने के लिए कैसे बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। वरना ताकत तो रियासत की इतनी ज्यादा है कि वो जब चाहे जिसके खिलाफ चाहे
बस आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, उसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये वक्त है? एक और फाइनल बात कह दूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो हो रहा है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस निज़ाम को, कि यार अगर हमें कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी कहीं रखनी है इस निज़ाम की भी, इंसाफ के निज़ाम की भी, तरीक़ाकार की भी, प्रोसेस की भी, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में जरा दोबारा सोचिए। सही, ज्यादती की भी एक हद होनी चाहिए। सही, ठीक है। शहजाद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो मुकदमात में अदालत की तरफ से फैसले सुनाए गए हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक खास ही पैटर्न के तहत फैसले आ रहे हैं? पैटर्न के तहत आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हर सियासत ऐसी होती है ना। इमरान खान आए थे तो क्या बोला था? मैं सबको जेल में डाल दूंगा, हाँ। मैं सबको लटका दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। आज खुद जेल में बैठे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा जरा, अगर आप प्रिडिक्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो प्रिडिक्टेबल तो बहुत ज्यादा है, सस्टेनेबल है या नहीं ये बड़ा सवाल होता है। लोगों की नजर में सस्टेनेबल है या नहीं, लोगों के दिल क्या कहते हैं, यानी हम जो बात सुनने देखने वाले हैं, यानी हम तो बातें कहानियां बना के पेश करते रहेंगे, नैरेटिव्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलों को बदलना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त इस मखमसे में फंस चुका है कि लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही और इंसाफ के मुताबिक कर रहे हैं। सही है, ठीक है। बल्कि अब तो बहुत सारी जगहों से ये भी तो आवाज़ें आ रही है ना कि जो सजाएं हुई हैं वो सिलेक्टिव को हुई हैं, क्योंकि कुछ लोगों तो सजा हुई नहीं है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को बरी किया गया, जबकि उमर अयूब और शिबली फास को सजा सुनाई गई। क्या कहेंगे आप? क्या ये इत्तफाक है या फिर सियासी इशारा है कोई? मैं क्या, आप क्या समझती हैं कि सिस्टम इत्तफाकात पे चलता है? मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूं। प्लानिंग पर चलता है, सिस्टम सोच समझ के चलता है। आप ये देखिए कि जब इन लोगों को जिंदान का दरोगा बुला रहा था कि बच्चों आ जाओ 10-10 साल के लिए, तो इनके साथी जो इनसे ज़्यादा शरारती थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, वो घर में एसी लगाकर, टीवी लगाकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें जिंदान के दरोगे ने नहीं बुलाया। तो ये फवाद साहब और जैन कुरैशी साहब का जो सवाल है, ये तो आपने टाइगर्स वाला सवाल किया है कि जो अंदर है वो वफादार है, जो बाहर है वो गद्दार है। तो या तो लंदन, न्यूयॉर्क भाग जाओ, तुम वफादार हो, या फिर अडियाला चले जाओ, फिर तुम वफादार हो। दरमियानी जगह पे कोई वफादारी नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी बेचारा कितनी वफादारी निभाए। हाँ। इस उम्र में वो 2 साल से जेल में है और उसके बेटे जैन कुरैशी को कोयलों पे घसीटा जा रहा है कि तुम गद्दार हो क्योंकि तुम अडियाला में नहीं हो। मेरे ख्याल में ये थोड़ा अनफेयर है। सियासी मुकदमात पाकिस्तान में मुतनाज़ा होते हैं बदकिस्मती से। 9 मई का संगीन वाक़या था, इंसाफ के साथ बहुत लोगों को सज़ाएं हो सकती थीं, लेकिन वैसा नहीं किया गया। बदकिस्मती से इतने संजीदा मामले को, जो पाकिस्तान की तारीख का एक संजीदा मामला है, तो दिस इज़ अनफेयर। पीटीआई को खुद मेरा ख्याल है उसके पास भी तरीके मौजूद थे, बेहतर तरीके मौजूद थे इस मसले से बाहर निकलने के। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि गलती हो गई, माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। लेकिन बजाय इसके कि पीटीआई इस संगीनी का एहसास करती कि कितना बड़ा वाक़या हुआ है और ये रेश्योर करने की कोशिश करती कि पार्टी की प्लानिंग नहीं थी, ये लोग वहाँ पे गए और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लेकिन उसने जो बयानिया बनाया, मेरा ख्याल है वो 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। क्या फौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फौज अपने ऊपर हमला कर रही है, अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पर, अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, जर्नलों के घरों को फौज खुद जला रही है, आईएसआई के ऑफिसर्स को जलाया जा रहा है और एयरफोर्स के बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं और ये काम फौज कर रही है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? क्या इसके बाद फौज बरकरार रह सकती है, सियासत बरकरार रह सकती है? इस तरह का नैरेटिव, और फिर उस नैरेटिव पर आप डट गए तो उससे वो तनाज़ा पैदा हुआ जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। तो पीटीआई को इस वक्त भी सोचना चाहिए कि कैसे इससे पीछे आए। लेकिन जैगम साहब, कतल कलामी की माजरत, वो तो अभी भी इन सजाओं के बाद भी बैरिस्टर गौहर खान का बयान यही है कि अब भी उनका यही कहना है कि सिस्टम को लपेटा जा रहा है, लपेटने की कोशिश की जा रही है, हम इन फैसलों को नहीं मानते।
देखिए, उनके बहुत से शिकवे बजा हैं। जिस तरीके से ये फैसले हुए उन पर बहुत से सवालात मौजूद हैं। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं इस पे बात कर रहा हूं कि वो जिस तरह 9 मई के बयानिए पे डटे हुए हैं, वो एक बहुत ख़तरनाक बात है। मेरा ख्याल है अभी जो सज़ाएं हुई हैं, आला अदालतें आगे चलकर इसको रिव्यू करेंगी और इसको इंसाफ देंगी। लेकिन पीटीआई इस बात पे रिव्यू करे कि वो जिस तरह का बयानिया बना रही है, क्या उसके साथ मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? सही है, मेरे ख्याल है नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। हमाद साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या वाकई दबाव से आज़ाद होकर फैसले सुनाए जा रहे हैं या पसे पर्दा कुछ और ही चल रहा है? ये तो हमारी एक तारीख मौजूद है, उस पर बात भी हो गई। मैं चाहता हूँ कि 9 मई जिसके सिलसिले में ये सज़ाएँ दी जा रही हैं, उस पर ज़रा 2-4 फ़िक्रे बोले जाएँ कि 9 मई था क्या। 9 मई एक मुनज़्ज़म चीज़ थी, 9 मई एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी, एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था। वो हमारी तारीख़ जो है वो खाली है इस तरह के वाक़े से। ये एक अनोखी बात हुई। आप फ़र्ज़ तो कीजिए कि ज़रा वो कामयाब हो जाता तो आप रियासत की क्या शक्ल बनती। रियासत का ताना बाना उधेड़ दिया जाता। वो साथ ये एक तमाशा सड़क पर हो रहा था और एक इदारे के अंदर नक़ब लगाने की कोशिश हो रही थी, यानी शाम लिबिया बना दिया जाए, यानी चेन ऑफ कमांड तोड़ने की कोशिश हो रही थी। ये एक ऐसा गुनाह है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये सच्ची बात है कि ये हमारी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये दूसरी सियासी जमातें हैं, इनको भी मुक़्तदर से बड़ी शिकायतें रही हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं और लीडर फांसियाँ भी चढ़ गए हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये एक अजीब और गरीब हरकत। लेकिन हमारे साहब एक चीज और भी तो हमें याद रखनी है ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तो बरी कर दिया गया। ये आपकी रियासत के एक तमाशे हैं, हम सब इससे आगाह हैं। मैं तो आपको मरकजी नुक्ते पर ला रहा हूँ कि वो था क्या, हुआ क्या उस दिन, और फिर वो एक सफ़र था जो बढ़ते बढ़ते 9 मई तक पहुँचा था। अभी बादिउन नज़र की बात हुई ना, तो बादिउन नज़र में ये था कि वो हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, ऑडियो सुन रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे कि हमने वो यादगार उड़ा दी, हम GHQ में घुस गए और ये हो गया। वीडियोस देख रहे थे हम, वो नज़र तो आ रहा था। तो उसके बाद जो तहकीकात हुई और जो अदालतों ने फैसले दिए वो बात की बात है, मैं तो उसके अंदर मौजूद नहीं, लेकिन हमने जो देखा मंजर, वो मंजर यही था। हम खुद वो कह रहे थे कि भाई देखिए, हमें तो मुझे तो रेंजर्स ने पकड़ा है इस तरह, तो एहतजाज अब क्या थाने के बाहर करें हम, ये मुझे पकड़ा जाएगा तो दोबारा यही होगा। ये हमने तो सुनी ना बातें। और फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग, वो भी एक हमाकत है जिसका भी जिक्र जैगम साहब ने किया भी। तो ये सारी बात, ये एक अजीब व गरीब गुनाह था। और जो मंतकी अंजाम हम बार बार कह रहे हैं ना, उसका मफहूम मेरी नज़र में फ़कत एक है, इट शैल नेवर हैपन अगेन। ये उसका मंतकी अंजाम होना चाहिए। वट एवर द स्टेट नीड्स टू डू फॉर दैट, वी मस्ट डू दैट।